Hello students and welcome back to the channel. We were doing national income and related aggregates. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. आज जो हम करने वाले हैं वो है एक न्यू टॉपिक. वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड जो हेल्प करता है हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में. ये आपका लास्ट मेथड है और उसके बाद नेशनल इनकम चैप्टर खत्म हो जाएगा. वी हैव डन वैल्यू एडेड मेथड आल्सो एंड इनकम मेथड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज द लास्ट टॉपिक और उसके बाद आपका टफेस्ट चैप्टर ऑफ द बुक विच इज कंसिडर्ड एज मोस्ट टफेस्ट वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका एक्सपेंडिचर मेथड से. अब देखिए एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका? खर्चे, एक्सपेंसेस जो हम करते हैं. तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस मेथड में हम क्या एस्टिमेट करेंगे. इस मेथड में हम एस्टिमेट करने वाले हैं एक्सपेंडिचर को, खर्चों को ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. किन पर? उन चीजों को खरीदने में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में एट अ अकाउंटिंग ईयर मदद करती है. फिर से समझते हैं इसको. ये वो मेथड है जो एस्टिमेट करता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, मैं जो भी खर्चा एज अ फर्म में जो भी खर्चा करूंगी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसे कहा जाता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड. इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अल्टीमेटली योर नेशनल इनकम. ठीक है, अब इस मेथड के दो और नाम है. देखो, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड. ठीक है, और है इनकम डिस्पोजेबल मेथड. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको एग्जामिनर डायरेक्टली इनकम मेथड फाइंड आउट करने के लिए दे दे. हो सकता है वो इनके सेकंड नेम्स को यूज करके आपको क्वेश्चन दे. तो डोंट गेट कंफ्यूज. एक ही बात है आपका इनकम डिस्पोजेबल मेथड या कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड निकालना आपको एक्सपेंडिचर के मेथड के थ्रू ही है. अब देखिए कि जो हम फॉर्मूला इसका लिखेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं सी प्लस जी प्लस आई, ठीक है, प्लस योर नेट एक्सपोर्ट्स. तो ये ड्राइव कैसे होता है, ये होता क्या है? देखो, इस एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, या एक्सपेंडिचर जब आप एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. सबसे पहली चीज, इट इंक्लूड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड. कंज्यूम करने के लिए जो हम खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, एज अ हाउस होल्ड, वो सारे खर्चे इसके अंदर आते हैं. ठीक है, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल सोशल वेलफेयर नीड्स. ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज सरकार किसी सोशल वेलफेयर के लिए खर्च कर रही है, ठीक है, वो भी आपके इसके अंदर इंक्लूड होंगे. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स refers to the expenditure made by company and production unit for raising capital. कैपिटल को रेज करने के लिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए जो एक कंपनी या प्रोड्यूसिंग यूनिट खर्चे कर रही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. अब ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? देखो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं आपके कि आपने परचेज करी है कोई फिक्स्ड एसेट. ठीक है, मैंने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली जहां पे अब मैं न्यू सेटअप लगाने वाली हूँ अपनी फर्म का. तो उससे क्या होगा, जब मैं एक न्यू फर्म सेटअप कर रही हूँ तो मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. ठीक है, दूसरी बात ये, मैंने कोई मशीनरी लगाई है. अब जब मैंने मशीनरी लगाई है तो मेरा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कैपिटल ज्यादा मैं क्या बोलते जनरेट करूंगी, तो वहां पे भी मेरी इन्वेस्टमेंट कैपिटल बढ़ेगी. ठीक है,
या मैंने आपका रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब और ज्यादा मैंने स्टॉक अप कर लिया है अपने सामान को, ठीक है, ज्यादा स्टॉक अप करूंगी तो क्या होगा, मे बी इन फ्यूचर मेरी सेल्स बढ़े और मेरे पास कैपिटल जनरेशन ज्यादा हो। ऑल्सो इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ प्रीशियस मेटल्स इन ज्वेलरीज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ठीक है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो, तो इसमें अगर मैं प्रीशियस मेटल्स आपके जोड़ दूं, जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल्स हैं, अगर वो मैं खरीदूं तो वो भी तो मेरी इन्वेस्टमेंट ही हुई, ठीक है। ज्वेलरीज, गोल्ड ज्वेलरी, आपका डायमंड ज्वेलरीज, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स जो सरकार करती है वो भी इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप किस में इंक्लूड करते हैं, एक्सपेंडिचर में। एक चीज और देखिए, जो आप फॉर्मूले में सी लिखते हैं ना, वो किसको डिनोट करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स को, ठीक है। जो आप जी लिखते हैं वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो उन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए करा था। और आपका आई किसको डिनोट करता है, आई डिनोट करता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो या तो कोई कंपनी या कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट आपकी कर रही है टू जनरेट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, लेट्स राइट द फॉर्मूला हियर ओनली, उसके बाद तो हम इसको ठीक से समझेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेथड कैसे कैलकुलेट होगा आपका, सी प्लस सी क्या था आपका, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड, प्लस योर जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच दे आर डूइंग फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है, प्लस योर आई इन्वेस्टमेंट जो आपकी कंपनी या कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट कर रही है, प्लस योर नेट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इसमें सरकार का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है वो भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, क्लासिफिकेशन है आपकी फाइनल एक्सपेंडिचर्स की, अब उसको करते हैं। अब हम वो वाली आइटम्स पढ़ेंगे जो आपकी इंक्लूड होती है फाइनल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो आपका सी होता है, जी है, आई है या नेट एक्सपोर्ट्स है, उनके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आपकी इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले जो आपकी आइटम है वो है सी, ठीक है। अब ये सी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट इसलिए लिखा है यहाँ पर बिकॉज इसका पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। प्राइवेट मींस वो सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो प्राइवेटली ओन्ड होता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट, ठीक है, उस कंजम्पशन की बात हो रही है। अब वो एक्सपेंस जो गुड्स एंड सर्विसेज पे किया जा रहा है, कौन कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर रहा है जिसका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही प्रॉफिट से कुछ लेना देना है, ठीक है, वो भी आपका फाइनल कंजम्पशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, जो आपके ओल्ड एज हाउसेज होते हैं, ठीक है, या छोटे बच्चों के ऑर्फनेज होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एनजीओज, दे ऑल आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, तो इनकी कंजम्पशन भी हम इंक्लूड करते हैं किसमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या इंक्लूड हो रहा है इसमें। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर सर्विसेज। अब देखिए कंज्यूमर सर्विसेज, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंज्यूमर केयर, ठीक है, आपके सिम कार्ड में या आपके नेटवर्क इशू में कोई प्रॉब्लम है, आप डायल करते हैं,
और घर बैठे आप डायल करते हैं, ठीक है, और वहां से कोई आपको रिस्पॉन्ड करता है, आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। ये था आपका कंज्यूमर केयर से रिलेटेड। अब ऐसे ही आपको कोई किसी इंश्योरेंस पर एडवाइस चाहिए कि मुझे कौन सी इंश्योरेंस करानी चाहिए, या कोई इंश्योरेंस आपने बंद करवानी है, रिन्यू करवानी है, उसके लिए भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। पर्सनली आपका कोई फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है। आप एक जगह बैठकर फोन कॉल पर अपनी सर्विस अवेल कर सकते हैं। सेम एज आजकल एजुकेशन सेक्टर में भी ये चीज बहुत पॉपुलर है, ठीक है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वो आपको कॉल करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो आपको अपनी इंडेक्स भेजते हैं कि हम ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ये आपके चार्जेस हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप उनको फोन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, कंज्यूमर सर्विसेज, कि विदाउट आपकी फिजिकल अपीयरेंस के आप कांटेक्ट या अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड है कंजम्पशन ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, विच गेट एक्सपायर्ड विद इन 3 years और 3 साल से कम, जैसे आपके फूड आइटम्स, ठीक है, बीवरेजेस, खाने पीने की चीजें, क्लोथ्स भी आपकी 3 साल के अंदर अंदर तक खराब हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। वो आइटम जिसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है, पल्सेस की लाइफ स्पैन बहुत कम है, जो आप पैकेज्ड फूड खरीदते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें आपकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं, जैसे मिल्क हो गया, पल्सेस हो गई, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, वो गुड्स जिनका लाइफ स्पैन 3 years से ज्यादा होता है, ठीक है। आपके इसमें एसिड्स आ जाते हैं, या वो कोई भी चीज जिसका लाइफ स्पैन 3 साल से ज्यादा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन है, उस पर गारंटी ही आपको उस पर वारंटी ही आपको 5 to 10 years की मिलती है। या आपके फ्रिज हो गया, ये सब चीजें क्या है, ड्यूरेबल गुड्स हैं, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, जल्दी से ये चीजें खराब नहीं होती, ठीक है। अब जो आपकी नेक्स्ट आइटम हम फॉर्मूले में इंक्लूड करते हैं टू कैलकुलेट योर नेशनल इनकम इज योर जी, विच इज रिलेटेड टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, जो सरकार करती है किसी गुड्स या सर्विस को अवेल करने में या देने में। अब इसके अंदर भी आपके वेजेस और सैलरीज आती हैं, क्योंकि ये भी तो एक्सपेंडिचर ही है ना उनके लिए, वो खर्चा कर रही है, सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉइज को, तो वो उनके लिए एक्सपेंडिचर है, ठीक है। या वो डिफेंस और ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्च कर रही हैं, वो भी उनके लिए एक्सपेंडिचर ही होगा, ठीक है। या किसी रिपेयर या कंस्ट्रक्शन के लिए वो काम कर रही हैं, ठीक है, गुड्स या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही है। आपका ऑफिस रिपेयर हो गया, आपकी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वाटर चार्जेस है, मेंटेनेंस फीस है, ये सब चीजें भी गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर ही होती हैं, जो हम आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। अब इसमें दो मेन आइटम्स और होती है आपकी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, तो वो भी समझ लेते हैं। अब हम कर रहे थे थर्ड पॉइंट, ठीक है, किस चीज का थर्ड पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ योर फाइनल एक्सपेंडिचर। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कह रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब refers to the expenditure on the purchase of final goods by the producer, वो खर्चा जो एक प्रोड्यूसर कर रहा है फाइनल गुड्स पर। अब समझिए इसे आगे, these goods are further used in the process of production। सबसे पहला कि ये एक तो फाइनल गुड है, दूसरा क्या है, हेल्प कर रहा है आपकी फर्दर प्रोडक्शन में। इसका मतलब क्या है कि एज अ प्रोड्यूसर मैं ऐसी कोई चीज में इन्वेस्ट या ऐसे कोई गुड में इन्वेस्ट नहीं करूंगी जो मेरी फर्दर प्रोडक्शन में या फर्दर इंक्रीमेंट ऑफ कैपिटल में मदद ना करे, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए अगर मैं कोई चीज ले रही हूँ तो वो मेरा हाउस होल्ड सेक्टर में आएगा, मेरा प्रोड्यूसिंग सेक्टर में नहीं आएगा।
पर्सनल यूज के लिए अगर आप कोई सामान लेते हैं तो वो आप एज अ प्रोड्यूसर नहीं लेते, ठीक है, एज अ कंज्यूमर लेते हैं और वो आपका हाउस होल्ड में आता है, ना कि एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि एज अ फार्मर आपने कोई ऐसी चीज ली जो आपकी फर्दर फार्मिंग में मदद कर रही है, वो एक फाइनल गुड है। जैसे कि आपने ले लिया कोई ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, ठीक है, और कोई फार्मिंग आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है जो आपकी फर्दर फार्मिंग में मदद कर रहा है, तो वो एक फाइनल गुड भी है। साथ साथ में आपको वो क्या मदद कर रहा है? फार्मिंग में भी मदद कर रहा है, फर्दर प्रोडक्शन में भी मदद कर रहा है। अब इसके 3 सब पार्ट्स और हैं। तो पहला है आपका बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में की जा रही हो और फिक्स्ड हो, ठीक है, फिक्स्ड हो, और साथ साथ में क्या हो, आपकी फर्दर इन्वेस्टमेंट फर्दर प्रोडक्शन में भी मदद कर रही हो। जैसे कि आपका वही प्लांट एंड मशीनरी एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हम इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हाउस होल्ड ने की हो, ठीक है, और फिक्स्ड हो। तो जैसे उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन कर ली, उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन करी है, किसमें? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या कोई बिल्डिंग। अब है पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी? जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ योर डैम्स, रोड्स, ब्रिज, ठीक है, ये हो गई आपकी पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो उसकी सरकार करती है। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड जो करता है, बिजनेस जो आपका बिजनेसमैन करता है, ठीक है। अब इसी का बी पार्ट है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री होता है आपका स्टॉक। ये आपने 101% अकाउंट्स में पढ़ा है। इन्वेंट्री होता है आपका स्टॉक। अब स्टॉक के बीच में या चेंज इन स्टॉक कहलाता है आपका क्या कहलाता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब एक चीज और, कैसे पता लगेगा चेंज इन स्टॉक? कैसे पता लगाते हैं आप? ये हमने पिछली क्लास में भी किया था, व्हेन वी वर डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। तो उसमें हमने क्या किया था? चेंज इन स्टॉक, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक माइनस योर ओपनिंग स्टॉक, वो क्या होता है आपका? चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके फोर्थ पॉइंट पे, एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये वाला, अब इसको ध्यान से समझना है। देखो, नेट एक्सपोर्ट्स, डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट क्या कहलाता है आपका? नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब क्या बोल रहे हो ये? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जो कि शुरू होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च तक, उसके बीच में जो भी देश एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसके बीच का डिफरेंस कहलाता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, ठीक है। अब देखिए, एक्सपोर्ट वो चीज होती है जो भारत से, भारत में बनकर भारत से बाहर जा रही है, ठीक है। किसने बनाई है? वो हमने बनाई है, और हम उसको किसी और कंट्री में बेचने के पर्पज से बेच रहे हैं, क्लियर। इंपोर्ट वो चीज होती है जो बाहर के देश ने हमारे देश में भेजी है बेचने के लिए। फिर से बताती हूँ, एक्सपोर्ट वो चीजें होती हैं जो हमने प्रोड्यूस की हैं एंड वी आर सेलिंग इट फर्दर टू दी फॉरेन कंट्रीज। और इंपोर्ट क्या होता है? जो फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में सामान भेज रही हैं फॉर सेल पर्पस, ठीक है। इंपोर्टेड गुड्स आर वेरी कॉस्टली, ठीक है।
पर हमारा जो सामान बाहर जाता है वो बहुत चीप रेट्स पे जाता है और वहां जाके बहुत ज्यादा कॉस्टली बिकता है। अब देखिए एक्सपोर्ट्स क्या है। एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेनर्स जो डोमेस्टिकली मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, उन पे जब खर्चा करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सपोर्ट्स। और वो एक खर्चा है उनके। वेयर एज इम्पोर्ट्स क्या है, इम्पोर्ट्स है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस अब्रॉड। इम्पोर्ट वो है जो अब्रॉड ने प्रोड्यूस किया है, फॉरेन कंट्रीज ने प्रोड्यूस किया है और हम उन पे खर्चा कर रहे हैं, वो है आपका इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। तो अब वो करते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं आपका ब्लैक बोर्ड। सो स्टूडेंट्स वी वर टॉकिंग अबाउट योर नेट एक्सपोर्ट्स जो कि है x माइनस m। अब देखिए व्हाई डू वी ऐड एक्सपोर्ट्स एंड व्हाई डू वी सब्ट्रैक्ट इंपोर्ट्स। ठीक है, देखो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपके एक्सपोर्ट्स है ना, या हम नेट एक्सपोर्ट्स जो है ना, वो मदद करते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ योर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, वो गुड्स जो डोमेस्टिकली डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एक्सपोर्ट्स क्या है, एक्सपोर्ट है वो गुड्स जो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होकर किसी फॉरेन मार्केट में जाकर बेचे जा रहे हैं। मतलब प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं, वो भारत में। भारत का हैंडीक्राफ्ट, भारत के स्पाइसेस, देयर क्लोथिंग, आपका कॉटन टेक्सटाइल्स, ये सब फेमस है आपकी इंडिया की। तो ये सारी की सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड आर बीइंग सेल्ड इन दी फॉरेन मार्केट। तो फॉर कैलकुलेटिंग योर जीडीपी हमें वही गुड्स चाहिए जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम उनको ऐड ऑन करते हैं। इसको ऐड ऑन करते हैं एक्सपोर्ट्स को। अब हम इंपोर्ट्स को क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज इंपोर्टेड गुड्स ना ही मैन्युफैक्चर हुए हैं भारत में, ना ही हम उन्हें बना रहे हैं, हम बस उनको खरीद रहे हैं। हम उनके परचेजर हैं, उनके प्रोड्यूसर नहीं हैं। वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं बन रहे हैं, इसलिए वो हमारे जीडीपी में नहीं ऐड ऑन किए जाते। ठीक है, अब जो इसका लास्ट थ्योरी पार्ट रह गया है वो है आपका प्रिकॉशंस। ऑलमोस्ट प्रिकॉशंस आपके बाकी दो मेथड से ही सेम है, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही लिखा है। फर्स्ट है आपका ओनली फाइनल गुड्स। पीछे दो मेथड्स में भी हमने यही पढ़ा था दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, दे आर नॉट इंक्लूडेड। तो हम इसमें भी यही पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी टेकन। ठीक है, ओनली फाइनल गुड्स आर टू बी टेकन। फाइनल गुड्स हम लेते हैं क्योंकि फाइनल गुड्स में आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट ऐड ऑन होती है। अगर मैं इंटरमीडिएट कॉस्ट को ऐड करूंगी, साथ में आपका फाइनल गुड्स भी ऐड करूंगी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी डबल काउंटिंग की, जो वैल्यू एडेड मेथड में भी होती है, एक्सपेंडिचर मेथड में भी होती है और आपकी इनकम मेथड में भी होती है। अब देखिए परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका इंक्लूड नहीं होता, नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो आप अर्न नहीं करते, जो एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट आपको मिलती हैं, तो दे आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, राइट। अब है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑन गुड्स परचेज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये हमने पहले भी किया था। तो आप मुझे बताएंगे कि ये इंक्लूड होती हैं या नहीं। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर है आपका फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। अब देखिए शेयर और बॉन्ड्स जो होते हैं ना आपका नियर पेपर वर्क होता है, मतलब पेपर वर्क है ये आपका कोई प्रोडक्शन सेक्टर में मदद नहीं कर रहे हैं, ये कोई आपका फाइनल प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है।
इसलिए ये इंक्लूड नहीं किए जाते आपके जब हम आपका एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपके बॉन्ड्स एंड शेयर्स भी कैलकुलेट नहीं होते। गॉट इट? प्रिकॉशंस आपके ऑलमोस्ट पिछले दो मेथड्स जैसे ही सेम है। अब इसके न्यूमेरिकल्स जो है ना वो भी बहुत इजी हैं, तो सिर्फ हम एक या दो ही न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, ठीक है, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एक या दो। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब पहले फॉर्मूला लिखेंगे और उसके साथ साथ वैल्यूज। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या था आपका? सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में हम ऐड करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी में प्लस क्या होता है आपका? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस योर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल प्लस योर चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक। अब इन सब चीजों से आपका क्या वैल्यू ड्राइव होती है? ठीक है, प्लस योर नेट एक्सपोर्ट्स। इन सब चीजों से मेरा निकलता है जीडीपी एट एमपी, यही निकलता है। ठीक है, मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है, अभी कुछ भी नहीं किया है। क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला? टू ड्राइव योर जीडीपी एट एमपी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, जो आपको कितनी दी हुई है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है आपकी 8000, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन है 3000 प्लस करनी है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल कितनी है? 400 प्लस चेंज इन स्टॉक क्या है आपका? 50 प्लस योर नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं आपके? -60, द वैल्यू इज गिवन इन माइनस, ठीक है, प्लस योर, ओके दैट्स इट। ठीक है, तो अब देखो क्या निकला, इसका आंसर आया 11,000, तो इसका आ गया, ठीक है, 450 इसका आ गया, -60 इसका आ गया, तो आप करो, तो ये आ जाता है आपका 390। ये आपका क्या निकला? जीडीपी एट योर मार्केट प्राइस। अंडरस्टूड? अब देखिए, कुछ आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल और चेंज इन स्टॉक को ऐड ऑन कर लो, जिससे आपका क्या निकल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को भी ऐड ऑन करके सेपरेटली ऐड ऑन कर सकते हो, तो इससे क्या निकल जाएगा आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है, मैंने एक ही साथ कर दिया है सारा, ठीक है, पर मुझे ये नहीं चाहिए निकल गया जीडीपी एट एमपी, बट मुझे ये नहीं निकालना है, मुझे निकालना था नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो एनएनपी एट एमपी मुझे ड्राइव करना है। तो अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो डोमेस्टिक और नेशन का है, तो क्या करना है आपको? माइनस करना है डेप्रीसिएशन, और माइनस करना है मुझे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज गिवन, नॉट फ्रॉम अब्रॉड। तो हम इसको क्या करेंगे? -80, और ये ऑलरेडी माइनस में भी है, ठीक है, तो अब करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 11,330,
11,430 इज योर आंसर। बहुत इजी है, जस्ट आपको वो ही स्टेप फॉलो करने हैं जो हम पहले करते जा रहे थे, ग्रॉस से नेशन की तरफ, नेट से ग्रॉस की तरफ। पहले फॉर्मूला लिखना है हमेशा, और उसके बाद आप देखना क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज गिवन है बस वो पुट ऑन करते जाना है, ठीक है। और फिर आप नॉर्मल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है या कोई न्यू आइटम, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये चैप्टर अब हमारा यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। तब तक टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।